मैं उदय सिंह बोल रहा हूं। मैं वही उदय सिंह हूं जिसने मेवाड़ के वंश का फिर से उदय किया। मैं वही हूं जिसके लिए मां पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेरी रक्षा की थी। मैं उसे हिंदू शासक राणा सांगा का सबसे छोटा बेटा हूं जिसने मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जिनके तन पर 80 घाव लगे होने के बावजूद भी अपनी मूंछों पर ताव देकर युद्ध भूमि में कूद पड़े। मुझे उस महाराणा प्रताप के पिता होने का गौरव प्राप्त है जो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जंगल जंगल में भटके, लेकिन कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मैं कलयुगी राधा कही जाने वाली मां मीरा का देवर हूं जिसकी कृष्ण भक्ति चित्तौड़ के कण कण में मौजूद है। मेरे को जयमल पत्ता और कल्ला राठौड़ जैसे शूरवीरों का साथ मिला, जिनकी बहादुरी के किस्से सदियों तक सुने और सुनाए जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा मेरे जन्म के बाद मेरे भाई से ही मेरी रक्षा किस तरह से की गई और कैसे अकबर से लोहा लेते हुए मेवाड़ के शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। साथ ही प्रताप के जन्म के बारे में भी दिलचस्प किस्सा बताऊंगा जो आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। मेरा जन्म 4 अगस्त 1522 को त्याग और बलिदान के केंद्र चित्तौड़गढ़ में हुआ था। मेरे पिता का नाम राणा सांगा था और माता का नाम कर्णावती था। हम कुल 4 भाई थे जिनमें रतन सिंह, भोजराज और विक्रमादित्य थे। मेरे सबसे बड़े भाई थे भोजराज जो कृष्ण भक्त मीरा भाई के पति भी थे। मेरे पिता राणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह को राजगद्दी पर बैठाया गया। मेरे भाई की बूंदी के राजा सूरजमल से तनातनी थी। एक दिन दोनों साथ में शिकार खेलने गए थे जिसमें दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, जिसके बाद विक्रमादित्य को राजा बनाया गया जिसकी संरक्षिका मेरी मां कर्णावती थी। यह बात उन दिनों की है जब गुजरात पर तुर्क के राजा बहादुर शाह का शासन था। उसने देखा कि मेवाड़ खानवा के युद्ध के बाद जर्जर अवस्था में पहुंच गया है और एक महिला उसके राजपाट को संभाल रही है, तो यह एक अच्छा मौका है मेवाड़ पर आक्रमण करने का। उसने मौका पाकर 1533 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय मेरी मां ने समझदारी दिखाई और युद्ध करने के बजाय बहादुर शाह से संधि कर ली। इस संधि में बहादुर शाह को रणथंबोर किला दे दिया गया। बहादुर शाह ने भी सोचा कि बिना युद्ध किए अगर रणथंबोर मिल रहा है तो यह कोई घाटे का सौदा नहीं है, और वह इस संधि के लिए हां कर देता है और वापस चला जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह में एक बार खून लग जाए तो बाद में वो नरभक्षी बन जाता है, और वह महज 1 साल बाद 1534 में वापस आ धमकता है। यह युद्ध 1534 तक चलता है। इसी चित्तौड़ में दूसरा साका होता है। पहला साका पद्मावती के समय होता है और दूसरा इस समय होता है। उस समय मां कर्णावती के नेतृत्व में जौहर होता है और जौहर में बैठने से पहले वो कुछ दान करती है जिसको एक ताम्र पत्र में लिखा गया, जिसको पुर ताम्र पत्र के नाम से जाना जाता है। मुझे और मेरे बड़े भाई के प्राण की रक्षा के लिए हम दोनों को हमारे ननिहाल बूंदी भेज दिया गया और केसरिया करने का नेतृत्व देवलिया जो हाल में प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता है, उनके सामंत बाघ सिंह को दे दिया जाता है। उन्हें देवलिया दीवान के नाम से भी जाना जाता था। उस समय मेरी मां कर्णावती दिल्ली के बादशाह हुमायूं को सहायता के लिए राखी भेजती है। उस समय हुमायूं ग्वालियर में था और उसने पहुंचने से पहले ही बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है और सभी रानियों को अग्नि स्नान करना पड़ता है, और बाघ सिंह भी इस युद्ध में लड़ते लड़ते पांडुपोल के यहां शहीद हो जाते हैं और बहादुर शाह चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। उधर हुमायूं बहादुर शाह के मालवा पर हमला कर देता है और बहादुर शाह मालवा को बचाने के लिए जाता है। वहां हुमायूं से लड़ते हुए उसकी भी मृत्यु हो जाती है और चित्तौड़ पर वापस मेवाड़ का शासन हो जाता है। अब सबके सामने एक दुविधा आ जाती है कि अब राजगद्दी पर किसको बैठाया जाए, क्योंकि उस समय मेरी मां की मृत्यु हो चुकी थी और विक्रमादित्य इस काबिल था नहीं कि मेवाड़ के इतने बड़े राज्य को संभाल सके। तो सभी सामंतों ने मिलकर एक रास्ता निकाला और मेरे ताऊ उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के एक दासी पुत्र बनवीर को राजा बनाया। लेकिन बनवीर बहुत महत्वाकांक्षी था। उसके मन में राजगद्दी को लेकर लालच आ गया और उसने सोचा कि उदय सिंह के बड़े होते ही मुझे राजगद्दी से हटा दिया जाएगा, तो क्यों ना मैं उदय सिंह को ही मार दूं, तो हमेशा के लिए मेरे पास राज आ जाएगा। मां कर्णावती की मृत्यु के बाद मेरा लालन पालन धायमा पन्ना को दे दिया गया था। इधर बनवीर विक्रमादित्य को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद उसने मुझे मारना चाहा और तलवार लेकर मुझे मारने के लिए
महल की ओर चल पड़ा। एक विश्वस्त सेवक द्वारा मां पन्ना धाय को इसकी पूर्व सूचना मिल गई। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्य के प्रति सजग थी। वह मुझे बचाना चाहती थी। उसने मुझे एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे झूठी पत्तलों से ढककर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को मेरे पलंग पर सुला दिया। बनवीर रक्त रंजित तलवार लिए मेरे कक्ष में आया और मेरे बारे में पूछा। पन्ना ने मेरे पलंग की ओर संकेत किया जिस पर उसका पुत्र चंदन सोया हुआ था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र चंदन को मारकर यह समझा कि उसने उदय सिंह को मार डाला। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को देखकर अविचलित रूप से खड़ी रही। बनवीर को पता न लगे इसलिए वह आंसू भी न बहा पाई। बनवीर के जाने के बाद अपने पुत्र की लाश को चूमकर राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़े। स्वामी भक्त वीरांगना पन्ना धाय धन्य है जिसने अपने कर्तव्य पूर्ति में अपने आंखों के तारे का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश की आखिरी वंशावली को बचाया। पुत्र की मृत्यु के बाद पन्ना मुझे लेकर बहुत दिनों तक सप्ताह शरण के लिए भटकती रही, पर दुष्ट बनवीर के खतरे से डरकर कई राजकुल जिन्हें पन्ना ने आश्रय देना चाहिए था उन्होंने पन्ना को आश्रय नहीं दिया। पन्ना जगह जगह राजद्रोही से बचती, कतराती तथा स्वामी भक्त प्रतीत होने वाले प्रजाजनों के सामने अपने को जाहिर करती भटकती रही। कुंभलगढ़ में उसे जाने बिना कि उसकी भवितव्यता क्या है शरण मिल गई। मैं किलेदार का भांजा बनकर बड़ा हुआ। 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ी उमराव ने मेरा राज्याभिषेक 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ के दरबार में राज्याभिषेक किया। कुछ दिनों तक शासन करने के बाद मुझे मेरी रानी जयवंता बाई से 9 मई 1540 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम महाराणा प्रताप रखा गया, जिन्होंने आगे चलकर मेवाड़ और राजपूतों का नाम रोशन किया और मुझे अत्यंत गौरवान्वित महसूस करवाया। आपको बता दूं, मैंने कुल 7 रानियों से विवाह किया था, जिनमें से पहली पत्नी जयवंता बाई थी। इन्हीं 7 रानियों से मुझे 24 पुत्र प्राप्त थे, जिनमें महाराणा प्रताप भी एक थे। मगर अपनी छोटी रानी का बेटा जगमाल मुझे अति प्रिय था और रानी की जिद के कारण मैंने मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित कर दिया था। 1540 ईस्वी में मैंने मेवाड़ी सरदारों एवं मालदेव राठौड़ के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण किया और मावली नामक स्थान पर बनवीर को पराजित कर उसका वध कर दिया और मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया। कुछ सालों तक शासन करने के बाद मेरे और अजमेर के हाजी खां पठान के बीच हरमाड़ा का युद्ध 1557 में लड़ा गया था, जिसमें मेरी सेना पठान से पराजित हो गई थी। इसी बीच विदेशी आक्रांताओं और अकबर के द्वारा मेवाड़ के आसपास की रियासतों पर हमले किए जा रहे थे और उस समय चित्तौड़ भी निरंतर मुगलों के आक्रमण से घिरा हुआ था। इसी दौरान मैंने अपने पौत्र अमर सिंह के जन्म के मौके पर मेवाड़ के शासन भगवान एकलिंगजिंग के दर्शन करने कैलाशपुरी गए थे और यहाँ आयड़ नदी के किनारे शिकार के लिए डेरे डलवाए थे। तब मेरे मन में चित्तौड़ पर मुगल सेना के आक्रमण को लेकर सुरक्षित जगह राजधानी बनाए जाने का मंथन चल रहा था। इसी दौरान मैंने एक शाम अपने सामंतों के समक्ष उदयपुर नगर बसाने का विचार रखा, जिसका सभी सामंत तथा मंत्रियों ने समर्थन किया। इसके बाद उदयपुर की स्थापना के लिए हम जगह तलाशने पहुंचे। तब मैंने यहाँ पहला महल बनवाया, जिसका नाम मोती महल दिया, जो वर्तमान मोती मंगरी पर खंडहर के रूप में मौजूद है। इसी बीच मैंने एक सुरक्षित राजधानी की चाह में 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर में अपनी नई राजधानी बनाई। एक तरफ दिल्ली सल्तनत का मुगल बादशाह अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए राजस्थान की ओर बढ़ रहा था और 1562 में नागौर के किलेदार जयमल राठौड़ को हराकर नागौर पर अपना अधिकार कर लिया। जयमल राठौड़ हारकर मेवाड़ में यानी मेरी शरण में आया। एक बार मैंने मालवा के शासक बाज बहादुर को भी शरण दी थी, जिस कारण अकबर उससे नाराज हो गया था। अकबर ने 1567 ईस्वी में मेरे पास एक संदेश भिजवाया कि तुम जयमल व बाज बहादुर को मुझे सुपुर्द करो, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन मैंने उस फरमान को नहीं माना। अकबर ने मांडलगढ़ के मार्ग से होते हुए 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पहुंचकर डेरा डाल दिया। इस बीच मैंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपात बैठक बुलाई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कार्यभार जयमल व पत्ता राठौड़ को सौंप दिया जाए और स्वयं महाराणा उदय सिंह गोगुंदा की पहाड़ियों में जाकर उदयपुर नगर की रक्षा करें। इसी निर्णय के तहत मैं गोगुंदा आया और जयमल व पत्ता राठौड़ ने वहीं रहकर अकबर के आक्रमण का जवाब दिया।
राज मर्यादा तोड़ने पर मैंने क्रोधित होकर कुंवर शक्ति सिंह को दरबार से बाहर निकाल दिया। इस बात से कुंवर शक्ति सिंह जीवन भर महाराणा से नाराज रहे। कुंवर शक्ति सिंह को सत्ता का कोई लोभ नहीं था। उनकी नाराजगी केवल ये अपने पिता यानी कि मुझसे थी। कुंवर शक्ति सिंह मेरी रानी सज्जाबाई सोलंकी के पुत्र तथा प्रताप के छोटे भाई थे। पुत्र शक्ति सिंह मुझसे नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया। लेकिन बाद में जब शक्ति सिंह को अकबर द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण की खबर मिली तो उसके अंदर देश प्रेम जाग गया और उसी ने आकर मुझे अकबर के आक्रमण की सूचना दी। मेरे ही शासनकाल में 1567 से 68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली थी। इधर मैंने सेनापति जयमल व पत्ता के किले का कारोबार सौंपकर गोगुंदा की पहाड़ियों में आ गया था। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। 6 माह की लड़ाई के बाद अकबर ने बारूद से चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवारों को उड़ाना आरंभ कर दिया। रात को जयमल राठौड़ के नेतृत्व में राजपूत सेना उस दीवार की मरम्मत करने लगे। तब अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से जयमल राठौड़ को गोली मारी। यह गोली जयमल राठौड़ के पैर में लगी। उसी रात राजपूतों ने दूसरे दिन युद्ध करने के लिए दुर्ग के फाटक खोलने का विचार किया। 24 फरवरी 1568 को सुबह दुर्ग के फाटक खोलकर राजपूतों ने अकबर के विरुद्ध आक्रमण किया। इस आक्रमण में जयमल राठौड़ व पत्ता राठौड़ व जयमल का भतीजा कल्ला राठौड़ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 25 फरवरी 1568 को फूल कुंवर के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। इस प्रकार यह चित्तौड़गढ़ का तीसरा एवं अंतिम साका हुआ। मेरी सबसे प्रिय पत्नी धीर भाई, जो कि जैसलमेर के भाटी शासक की पुत्री थी, जिसका विवाह मेरे साथ हुआ, वह अति सुंदर थी। अतः मैं उससे बड़ा प्रेम करता था। धीर भाई के कहने पर ही मैंने अपने बड़े व योग्य पुत्र महाराणा प्रताप की जगह धीर भाई के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। परंतु बाद में मेरी मृत्यु के बाद मेवाड़ी सरदारों में प्रताप के नाना अखेराज सोनगरा ने उसे हटाकर मेवाड़ के वास्तविक उत्तराधिकारी मेरे बड़े पुत्र प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया, जो कि सामंतों की नजर में जगमाल से राणा प्रताप अधिक बेहतर थे। इस कारण उन्होंने राणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया था। चित्तौड़ दुर्ग में हुए युद्ध के बाद मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा। मेरी गोगुंदा में रहते हुए ही 28 फरवरी 1572 में होली के दिन मृत्यु हो गई। मेरी छतरी भी गोगुंदा में बनी है। जिस तरह सभी सामंतों ने मिलकर प्रताप को राजा बनाया था, वह उस समय के राजतंत्र में लोकतंत्र की झलक थी। इससे पहले कभी भी कोई राजा इस तरह से चुना नहीं गया था। फिर बाद में कुंभलगढ़ में प्रताप का विधिवत राज तिलक किया गया था। दोस्तों, ये थी मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी और मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उस समय के सबसे वीर बलिदानी जयमल और पत्ता की वीरता देखने का मौका मिला, जिनका मेवाड़ सदैव ऋणी रहेगा। और मेवाड़ उस महापन्ना धाय का भी हमेशा ऋणी रहेगा, जिसने अपने बच्चे अपनी आंखों के तारे का बलिदान देकर मेवाड़ के सूरज की रक्षा करी। अन्यथा उस समय मेवाड़ से सिसोदिया कुल का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाता। मैं उस मां के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। आपके, मेरे और बाकी मेवाड़ी शूरवीरों के बारे में क्या विचार हैं, मुझे अवश्य बताएं। इसी के साथ वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इसे साझा करना चाहिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही जाते जाते आपके लिए एक प्रश्न छोड़ जाता हूं कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सांगा व प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं हुआ होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता। आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत, और क्यों हैं, उसका भी कारण हमें जरूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।